हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर का हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे पंचायती राज से रिलेटेड, जिसमें लास्ट वीडियो में हम पदाधिकारियों की पदमुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक विषम है, मतलब 3 से थोड़ा अलग है, उस अलग को निकालना है। सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। देखो, निर्वाचन तो सभी का ही होता है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा अलग देखना है कि सरपंच का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है। यह प्रत्यक्ष होता है, यह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उप सरपंच और जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ये तीनों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इन चारों में से अलग कौन सा है? सरपंच है। पंचायत पदाधिकारियों के निर्वाचन पद्धति निम्न है। देखो, चुनाव जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिसको जनता द्वारा चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो जनता द्वारा जिन अधिकारी को चुना जाता है वो अपने बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से किसी सदस्य को चुना जाता है, उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। जो चुनाव जनता के द्वारा होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव है, और जो चुनाव जनता के अधिकारियों द्वारा होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव है। आइए देखते हैं किसका किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद पंचायत सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब अप्रत्यक्ष देखते हैं। उप सरपंच का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नोट: नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। अब इसके अलावा नगर निगम या नगर पालिका में जो भी है, जैसे पार्षद हो गए, महापौर हो गए, वो सबका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। बस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन: निर्वाचन की दृष्टि से इनमें से क्या सुमेलित है? क्या सुमेलित है वो देखना है। निर्वाचन किसका किसका होगा? पंच का निर्वाचन होता है, सरपंच का होता है, उप सरपंच का भी होता है, और नगर पालिका परिषद सदस्य का भी निर्वाचन होता है। लेकिन पंच, सरपंच और नगर पालिका परिषद का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसमें क्या है? पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, और वो कौन सा है? ऑप्शन बी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। इसको भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बेस में देखना है। पहला, जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्राम पंचायत का सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्राम पंचायत का सभापति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ग्राम पंचायत का पंच ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें ज़्यादा संख्या में अप्रत्यक्ष को दिया है, तो इसमें जो प्रत्यक्ष होंगे वो सुमेलित नहीं होंगे। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा? तीसरा और छठवां। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा और छठवां। इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पैटर्न भी नया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन: निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? अभी भी क्या सुमेलित नहीं है वो देखना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष को क्रॉस करता हूँ और प्रत्यक्ष को नॉर्मल रखता हूँ। ये अब ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत के सदस्य का
प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव है और अप्रत्यक्ष चुनाव है उसमें संख्या देख लेते हैं किसका ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस वाला और हमें दिया कितना टॉपिक है, 9 दिया है। 9 में से 5 क्रॉस वाला है, मतलब हम लोग को सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो प्रत्यक्ष वाले को देखना है। तो पहला प्रत्यक्ष है, तीसरा प्रत्यक्ष है और छठवां प्रत्यक्ष है और 9वां प्रत्यक्ष है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सी में आ रहा है। इसको ध्यान देना, जो ज़्यादा रहेगा उसको ना लेकर इसको देखना है, क्योंकि 4 का ऑप्शन दिया है। 5 का ऑप्शन देते तो 5 वाले को ले लेते, लेकिन 4 का ऑप्शन दिया है तो 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव जिसका होता है वो इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसको ध्यान रखें। ये क्वेश्चन ऐसे ही कन्फ्यूज़ करता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। राज्य सरकार करता है, तो राज्य सरकार यही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श पर मतदाता सूची तैयार करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाता सूची तैयार करने एवं निर्वाचन का संचालन करने के लिए आवश्यकता अनुसार नियम राज्य सरकार बनाती है। तो नियम राज्य सरकार बनाती है और राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो छत्तीसगढ़ में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। यह जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी होगा, जबकि ग्राम और जनपद पंचायत के लिए निर्वाचन के लिए कम से कम नायब तहसीलदार श्रेणी के अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। तो याद रखें, ग्राम और जनपद पंचायत के निर्वाचन के लिए नायब तहसीलदार रिटर्निंग अधिकारी के रूप में निर्वाचित होते हैं, मतलब अधिकारी बनते हैं। और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर बनता है। रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। ज्ञात हो कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए कलेक्टर आवश्यक रूप से रिटर्निंग अधिकारी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए नायब तहसीलदार और संसदीय और विधानसभा निर्वाचन के लिए जिला कलेक्टर होता है। बस यही है पूरे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? क्या सही है ये बताना है। पहला, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ये सही है। निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये होता है। व्याख्या में देखे थे, एक या एक से अधिक हो सकते हैं सहायता के लिए। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से की जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। हाँ, तो ये भी सही है, आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ऊपर व्याख्या में देखे थे, हो सकते हैं। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के लिए नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार जिला पंचायत सदस्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, तो ये गलत है, जिला पंचायत के लिए नहीं होते, ऊपर देखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा सही है, सातवां आठवां गलत है। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खालिस्तान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब वो कितने वार्ड में, कोई भी अधिकारी कितने वार्ड में पंचायत के अधिकारी के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो पूछा गया। तो एक ही में लड़ सकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। वो निर्वाचन में खड़ा होगा बस एक ही वार्ड से, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखने से पहले ये याद रखिए कि कोई भी सदस्य अगर 2 वार्ड से पंच का निर्वाचन नामावली भरता है तो उसे चुनाव से पहले 1 वार्ड का पंच का निर्वाचन नामावली वापस लेना पड़ता है। एक ही पद के लिए 2 अलग अलग वार्ड से नहीं लड़ सकते, लेकिन अलग अलग पद के लिए लड़ सकते हैं। जैसे पंच के लिए और सरपंच के लिए, दोनों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में ही अगर वो विजयी हो जाता है तो एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसे एक पद को छोड़ना पड़ता है, और अगर वो सूचना नहीं देता है तो वो जिस बड़े पद में रहेगा, मतलब जिस बड़े पद को जीता रहेगा, वो उसे खुद ब खुद माना जाता है। व्याख्या में देखते हैं, कोई भी पंचायत पदाधिकारी पंचायत निर्वाचन में 1 से अधिक वार्डों से निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों के लिए यदि निर्वाचित हुए हैं तो उसे तय समयावधि के भीतर एक पद के चयन की सूचना कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को लिखित या हस्ताक्षरित रूप में देगा, और यदि वह सूचना देने के पूर्व किसी भी पंचायत यथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्य या सरपंच व पंच के रूप में उपस्थित होता है तो वह व्यक्ति संबंधित पंचायत या पद का सदस्य मान लिया जाएगा। मतलब अगर वो सूचना देने के पूर्व अगर वो जिला पंचायत में अगर निर्वाचित हुआ है तो जिला पंचायत का सदस्य बन जाता है, या पंच के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो जिस भी रूप में वो उपस्थित होगा उसे वह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से गणना की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रथम सम्मेलन मतलब ग्राम पंचायत का जो प्रथम सम्मेलन होगा उसी दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए गिनना चालू हो जाता है। व्याख्या, प्रत्येक ग्राम पंचायत की अवधि पंचायत के प्रथम सम्मेलन की बैठक से आगामी 5 वर्ष तक होती है। प्रथम सम्मेलन की बैठक से आगामी 5 वर्ष तक रहेगी। किसी नवीन पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन तात्कालिक पंचायत की अवधि समाप्त होने के पूर्व तय किया जाना चाहिए। मतलब नया अगर पंचायत का गठन करना है तो जो अभी करंट में जो पंचायत चल रहा है उसका समाप्त होने से पहले तय किया जाता है चुनाव का समय में सब। तथा किसी पंचायत की विघटन की स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई पंचायत विघटित हो जाता है, अचानक भंग हो जाता है, तो जैसे ही विघटित हो गया तो आने वाले 6 माह के भीतर तक नया निर्वाचन करना पड़ता है। यदि किसी विघटित पंचायत की शेष काल अवधि 6 माह से कम है तो उस पंचायत का निर्वाचन करना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब जैसे 5 साल होने में सिर्फ 6 माह बचे हैं और कोई पंचायत विघटित हो गया है, तब उस समय नया निर्वाचन करने का आवश्यक नहीं है। पूरा 5 साल कंप्लीट होने के बाद नया निर्वाचन होगा। लेकिन यदि कालावधि 6 माह से अधिक है तो उस पंचायत की निर्वाचन शेष कालावधि के लिए करना अनिवार्य है। वही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऊपर व्याख्या देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए, बीच में पंचायत की विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। मतलब कोई पंचायत जो है अगर बीच में ही अगर विघटित हो गया है तो विघटन होने के 6 महीने के अंदर में ही नया निर्वाचन करना पड़ेगा।
ऑप्शन बी। तो ये तो सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव करना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। अगर सिर्फ 6 महीना बचा है तो नया चुनाव करने का क्या मतलब। ऑप्शन सी, पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव उसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा। शायद इसके कहने का मतलब है कि जो अभी तत्कालिक पंचायत है उसके काल अवधि पूरा होने से पहले ही नए पंचायत का चुनाव किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है, ऑप्शन डी। किसी भी पंचायत की विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए होती है। तो ये गलत है कि बोला गया है अगर बीच में 2.5 साल में ही अगर कोई पंचायत विघटित हो गया तो जो नया चुनाव होगा, तो जो नया पंचायत बनेगा वो अगले 5 वर्ष के लिए बनेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए नहीं बनेगा, जो शेष अवधि बचा रहता है, जैसे 2.5 साल में पंचायत विघटित हो गया है तो जो नया चुनाव हुआ तो जो नया पंचायत है वो सिर्फ 2.5 साल के लिए ही बनेगा। जो बचा हुआ 2.5 साल है उस तक के लिए ही बस वो नया पंचायत रहेगा, उसके बाद से फिर से नया चुनाव होगा अपने टाइम में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कौन सा असत्य है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। तो अभी देखा गया है 6 माह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। तो ये ऑप्शन ए ही सही है कि जो पंच होते हैं अगर किसी कारण से सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है तो जो पंच है अपने में से ही किसी एक सदस्य को कार्यकारी सरपंच के रूप में निर्वाचित करते हैं। कार्यकारी मतलब जो नया सरपंच जब चुन लिया जाएगा तो सिर्फ अपना वो कार्य नए सरपंच के चुनने तक बस अपना काम करेगा। व्याख्या, यदि ग्राम पंचायत के पंच की मृत्यु हो जाने पर या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर या हटा दिए जाने पर या त्याग पत्र दिए जाने पर संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाने पर सरपंच पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो इस दशा में पंचायत सचिव 15 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। पंचायत का सचिव 15 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाता है, इंपॉर्टेंट है। इस बैठक में ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंच अपने बीच में से बहुमत के आधार पर स्थानापन्न सरपंच का चुनाव करेंगे। यह अस्थायी रूप से तब तक पद धारण करेगा जब तक नवीन पंचायत का निर्वाचन नहीं होता है, नवीन सरपंच का निर्वाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा। तो ऊपर व्याख्या में देखे थे स्थापन्य सरपंच बनते हैं, तो ये ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच ही बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच, जितने भी ग्राम पंचायत के पंच है वो एक पंच को स्थापन्य सरपंच बनाते हैं। ऑप्शन ई भी सही गलत है, देख लिए। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रसन्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। अगर किसी व्यक्ति को जनपद पंचायत में अगर कुछ घोटाला लगता है या कुछ गलत लगता है तो वो किसके पास याचिका करेगा, वो पूछा गया है। तो ये किसके पास करते हैं, कलेक्टर के पास करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। कोई निर्वाचन हुआ है तो उसको याचिका करके प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में सही क्या है। पहला, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, हाँ तो ये सही है, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को याचिका प्रस्तुत करते हैं। ऊपर जो था वो जनपद पंचायत का बोला था, ग्राम पंचायत के लिए किसके लिए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को।
सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, तो ये गलत है। सरपंच जो है ग्राम पंचायत का है तो अनुविभागीय अधिकारी को ही देते हैं, तो ये गलत है। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, तो ये ऑप्शन सी सही है, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को दिया जाता है। अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को देते हैं, तो गलत, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को ही दिया जाता है। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, तो ये सही है, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को दिया जाता है। अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को, तो ये भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा सही था। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई निर्वाचन विधि क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो जो चुनाव है उसके किसी भी मामले को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो कुछ तो करते होंगे, तो क्या करते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत का निर्वाचन जो होता है ना, उसका एक नियम है 1995 के तहत ऐसी किसी निर्वाचन संबंधित अर्जी को केवल विहित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो जो विहित अधिकारी है उसको ही देखते हैं। ग्राम पंचायत का विहित अधिकारी कौन होगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। जनपद पंचायत मामले में विहित अधिकारी कलेक्टर। जिला पंचायत मामले में संचालक पंचायत को। तो इम्पॉर्टेंट है, ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा। मतलब जैसे समझ लो 2 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, अचानक इसकी मृत्यु हो गई, अब चुनाव के समय में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा। ये गलत है, बिना चुनाव का निर्विरोध घोषित नहीं होगा। ऑप्शन बी, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। प्रत्यादिष्ट का मतलब क्या, स्थगित हो जाना, स्थगित को ही प्रत्यादिष्ट बोलते हैं। तो इस शब्द को याद रखें, प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट स्थगित करेगा, और यदि एक से अधिक उम्मीदवार शेष रहते हैं तो निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं होगा। रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी की मृत्यु का समाधान हो जाने पर निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा तथा इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 ही उम्मीदवार है, 2 में से एक की मृत्यु हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी जो है वो चुनाव को स्थगित कर देता है, रोक देता है। अब बाद में इसका चुनाव होगा, वो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो इसी को आप कूट में दे दिया है, देखते हैं। मतदान स्थगित हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। स्थगित होगा लेकिन किस कंडीशन में वो बताया नहीं गया है। जैसे समझ लो मतदान में अगर समझ लो 3 अभ्यर्थी है, अब 3 में से केवल एक की मृत्यु हो जाएगी तो जो चुनाव है वो स्थगित नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मतलब पहला वाला गलत है। लेकिन अगर 2 अधिकारी है, 2 में से एक की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव स्थगित हो जाएगा। तो उस कंडीशन को भी आगे देखना पड़ता है। तो मतदान नॉर्मल वे से स्थगित फिलहाल नहीं होगा।
मतदान स्थगित नहीं होगा, तो ये भी गलत है। अब इसमें कंडीशन इसलिए दोनों गलत है कि इसमें कंडीशन नहीं बताया कि अधिकारी एक है या एक से अधिक है। किस कंडीशन में हमारा मतदान स्थगित होता है? जब एक ही अधिकारी बच जाता है, एक ही अगर अभ्यर्थी बच जाता है तो हमारा मतदान स्थगित हो जाता है, एक से अधिक होता है तो नहीं। तीसरा देखते हैं, यदि केवल एक अधिकारी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। आपको क्वेश्चन को क्लियर देखना है, ठीक। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है। तो किस कंडीशन में केवल एक अधिकारी होगा तभी मतदान स्थगित होगा, अभ्यर्थी होगा तो अधिकारी बोल रहा हूँ बार बार। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, जैसे मैं ऊपर बताया था, ठीक है। तो तीसरा और चौथा सही है इसमें, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? तो ये याद रखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। तो 2015 में सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना आवश्यक नहीं था, लेकिन अब नए प्रावधान में सरपंच को भी जमानत राशि और साथ में शपथ पत्र देना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब सरपंच को भी देना पड़ता है। पहले का ही अगर कानून का नियम रहता तो ऑप्शन ए हमारा सही है 2015 के हिसाब से, लेकिन 2025 में अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। एक व्याख्या से हमको पता चल जाएगा। व्याख्या देखते हैं, पंचायत के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र तथा जमानत राशि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। देखते हैं किसको किसको क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या अनिवार्य है और कौन से पद को। पंच को केवल जमानत राशि, ना कि शपथ पत्र, ना ही स्वघोषणा पत्र। ऊपर में ये ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं तो ये आंसर हो जाता है अगर पंच का ऑप्शन रहता तो, लेकिन पंच इसमें नहीं दिया है। तो पंच को केवल जमानत राशि देना पड़ता है, शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र देने का आवश्यक नहीं है। सरपंच जमानत राशि के साथ शपथ पत्र भी देता है, अभी के समय, पहले नहीं देता था। जनपद पंचायत सदस्य जमानत राशि के साथ शपथ पत्र भी देगा। जिला पंचायत के सदस्य जमानत राशि के साथ शपथ पत्र भी देगा। तो याद रखना है, सभी को जमानत राशि के साथ शपथ पत्र देना है, बस पंच को छोड़कर। पूर्व के अनुसार सरपंच के लिए नाम निर्दिष्ट पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र देना होता था। वर्तमान में नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र देना आवश्यक है वर्तमान में। पूर्व में 2015 के टाइम में अलग था, अब अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें क्या सही है ये बताना है। पहला, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो गलत है। ऊपर व्याख्या में देखे थे, पंच को ही शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, बस जमानत राशि देता है। सेकंड, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करता है, तो ये भी गलत है। थर्ड, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। उसको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जमानत राशि बस देता है। नेक्स्ट, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो ये भी सही है। अभी के समय में सरपंच जो है शपथ पत्र भी प्रस्तुत करता है, नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करता है, ये सही है। अभी के समय में सही है ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के समय में सरपंच को शपथ पत्र भी देना पड़ता है, स्वघोषणा पत्र भी देना पड़ता है, पहले ऐसे नहीं था। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है।
तो इसके ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें गलत है। पुराने टाइम में इसका आंसर बी था। अभी के टाइम में एक से ज़्यादा सही है क्योंकि अब सरपंच को भी शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र देना होता है, पहले नहीं देना रहता था। 2017 का क्वेश्चन है। तो क्या सही है क्या गलत है ये बता दिया हूँ, इसको आप ध्यान रखें। व्याख्या में देखे हुए थे 20। पंचायत, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा क्या संलग्न करना अनिवार्य है। वही जो व्याख्या में देखे थे क्या अनिवार्य है वो देखने हैं। तो अभी वर्तमान के हिसाब से देखेंगे। पहला, पंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, तो ये गलत है, ये अनिवार्य नहीं है। पंच को सिर्फ जमानत राशि देना पड़ता है। सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र, तो ये सही है, सरपंच पद के लिए स्वघोषणा पत्र देना पड़ता है। जनपद पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र आवश्यक है, स्वघोषणा पत्र नहीं। जिला पंचायत के लिए स्वघोषणा पत्र, ये भी गलत है, इसके लिए भी शपथ पत्र आवश्यक है। पंच पद के लिए शपथ पत्र, ये भी गलत है। सरपंच पद के लिए शपथ पत्र, तो ये अभी के लिए आवश्यक है, पहले नहीं था। जनपद पंचायत के लिए शपथ पत्र, ये सही है। जिला पंचायत के लिए शपथ पत्र, ये भी सही है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा, छठवां, सातवां, आठवां सही है। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 ही दिया है और इसमें आंसर ऑप्शन सी को लिया था। ठीक है, क्या सही है इसमें और क्या गलत है मैं बता दिया हूँ। अभी के टाइम में तो सही, जो सही रहेगा उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि, पहला, अवैध घोषित कब होगा, नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न ना हो। तो सरपंच के अकॉर्डिंग पूछा है तो सरपंच को अभी के समय में स्वघोषणा पत्र की देना जरूरी है। तो अगर स्वघोषणा पत्र नहीं रहेगा तो अवैध घोषित हो जाएगा, इसलिए पहला सही है। दूसरा, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न ना हो, तो ये भी सही है, अगर शपथ पत्र भी संलग्न नहीं रहेगा तो अवैध घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा ना किया जाए, तो ये भी गलत है, प्रतिभूति निक्षेप जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर ना हो, तो ये भी गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। जो ऑप्शन इसमें पहले में ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यही सही हो जाएगा क्योंकि ये पहला और यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, जिसको इसने पहला ही लिख दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निवेदित मत के विषय में सही क्या है। पहला, मतदाता द्वारा दिया गया मत निवेदित मत कहलाता है, निवेदित मत कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही, पहला सही है, मतदाता द्वारा दिया गया मत निवेदित मत कहलाता है। दूसरा, निर्धारित समय के बाद आने वाला मतदाताओं का मत निवेदित मत कहलाता है, ये भी सही है। इसमें ये जानना जरूरी है कि आप समझ लो, यदि निर्वाचन नामावली में निर्दिष्ट व्यक्ति का मत किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दे दिया जाता है, जैसे आपके जगह कोई दूसरा व्यक्ति अगर वोट दे के चले गया है किसी भी गलत काम करके, तो आप बाद में वोट देने आते हो तो आपका मत जो है निवेदित मत के रूप में रखा जाता है। ठीक है, उसका भी एक अलग प्रावधान है जो आगे देखेंगे, तो आपको समझ में आ गया। आपके मत के अलावा आपके मत को किसी और ने दे दिया और आप बाद में प्रस्तुत होते हो और आपको पता चलता है कि आपका मत किसी और ने दे दिया और आप कंप्लेंट करते हो, तो आप जो वोट दोगे वो निवेदित मत कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है। निर्धारित समय के बाद आने वाला मतदाताओं का मत निवेदित मत कहलाता है। नेक्स्ट, निवेदित मत पत्र मतपेटी में नहीं डाली जाती है, ये गलत है, मतपेटी में डाला जाता है, इसका एक अलग मतपेटी होता है उसमें डाला जाता है। निवेदित मतपत्र मतपेटी में डाली जाती है, तो ये सही है, एक लिफाफे में डालकर मतपेटी में डाला जाता है।
जिससे पता चल जाता है कि ये निवेदित मत है। नेक्स्ट, अंतिम मत पत्र निवेदित के लिए मतदाता को दिया जाता है, तो ये गलत है। अंतिम मत पत्र निवेदित मत के लिए मतदाता को नहीं दिया जाता। परिणाम की घोषणा निवेदित मतपत्रों पर आधारित होती है, तो ये निवेदित मतपत्र क्या काम करता है, टाई ब्रेकर का काम करता है। यदि दो अभ्यर्थी है, अब दोनों को समान समान वोट मिला है, समझ लो इसको भी 10 मिला है, इसको भी 10 मिला है, तो अब इस स्थिति में निवेदित मतपत्र को ओपन किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसके पक्ष में वो वोट है और वो जीत जाता है, तो ये टाई ब्रेकर का काम करता है। तो ये ऑप्शन छठवां भी सही हो जाएगा। परिणामों की घोषणा निवेदित मतपत्रों पर आधारित होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निवेदित मतपत्र से रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी यहीं कंप्लीट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।